दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। इस वीडियो में आज हम लोग जीएस और हिंदी दोनों सब्जेक्ट्स के प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके सिलेबस और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हैं। इसमें आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? ऑप्शन ए माइक्रोफोन का, बी टाइपराइटर का, सी डायनामाइट का, डी ग्रामोफोन का। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डायनामाइट का। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की। नोबेल पुरस्कार की स्थापना नोबेल फाउंडेशन द्वारा 1901 में की गई। डायनामाइट की खोज 1867 में हुई। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी अभिवहन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संवहन। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में तापमान का संचरण करती है। वायुमंडल में लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया? ऑप्शन ए उदयन, बी कलाशोक, सी शुद्धोधन, डी महागोविंद। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी महागोविंद। वास्तुकार महागोविंद ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। बिंबिसार को मगध का साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने गृह ब्रिज यानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद सनातन धर्म हिंदू धर्म का आरंभिक स्रोत है। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है? ऑप्शन ए महाभाष्य, बी रामायण, सी अष्टाध्यायी, डी महाभारत। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रामायण। रामायण और महाभारत दोनों ही 400 ईसा पूर्व में क्रमशः वाल्मीकि तथा वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ हैं। ठीक है, रामायण वाल्मीकि और महाभारत वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ है, परंतु कालक्रम में रामायण का काल महाभारत से पहले आता है। इसके अलावा राम का जिक्र महाभारत में आता है, इसलिए रामायण को सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट डायमंड और बकमिंस्टर फुलेरीन किस तत्व के अपरूप हैं? ऑप्शन ए है कार्बन, बी मॉलिब्डिनम, सी प्लूटोनियम, डी ऑस्मियम। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा कार्बन। ग्रेफाइट डायमंड हीरा और बकमिंस्टर फुलेरीन कार्बन के अपरूप हैं। कार्बन अपनी संयोजकता की वजह से विभिन्न अपरूपों एक ही तत्व के संरचनात्मक रूप से अलग अलग को बनाने में सक्षम होता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी सूर्य का संकुचन, डी सूर्य का प्रसार। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। जब दो हल्के नाभिक संलयित होकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तब ये प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? ऑप्शन ए सब्जी, बी फल, सी केचुआ, डी एल्युमिनियम। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एल्युमिनियम। इनमें से बायोडिग्रेडेबल नहीं है। जीवाणुओं, डिकम्पोजर और फंगस आदि द्वारा जो वस्तुएं अपने संगठनों में टूट जाती हैं उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जैसे सब्जी, फल, जीवों के मृत शरीर। लेकिन मानव द्वारा रसायनों के प्रयोग से निर्मित पॉलीथीन, एल्युमिनियम ये जैव अपघटित पदार्थ नहीं है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अगला प्रश्न है,
होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैलेबिडु, बी वारंगल, सी हम्पी, डी हावेरी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हैलेबिडु। होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है जो कर्नाटक के हैलेबिडु नामक स्थान पर स्थित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन के काल में हुआ था। ठीक है, तो होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक के हैलेबिडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी? ऑप्शन ए अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, बी वास्को डी गामा, सी नूनो द कुन्हा, डी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर नीति, शांत जल नीति या नीले पानी की नीति की शुरुआत की। उसे 1505 ईस्वी में भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भेजा गया था। ठीक है, ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था 1505 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए बॉम्बे, बी अलीगढ़, सी कलकत्ता, डी दिल्ली। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अलीगढ़। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापित किया गया था, वर्तमान में जिसे हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तौर पर जानते हैं। इस शिक्षण संस्थान का आदर्श वाक्य है अल्लमल इंसाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। ऑप्शन ए मौर्य, बी कुषाण, सी मुगल, डी सल्तनत। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कुषाण। कुषाण शासकों ने पहली शताब्दी से लेकर 175 ईस्वी के बीच उत्तरी भारत के एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया। मथुरा कला परंपरा इस अवधि के दौरान विकसित कला परंपराओं में से एक थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए उड़न गिलहरी, बी चमगादड़, सी डार्विन लोमड़ी, सी सफ़ेद लोमड़ी। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है चमगादड़। दोस्तों, चमगादड़ दुनिया का एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसे उड़न लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B3। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है विटामिन D3। विटामिन B3 को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। इसका रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनामाइड है। ये जल में घुलनशील होता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है विटामिन B3। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए जिंक, बी लोहा, सी फास्फोरस, डी मैग्नीशियम। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है। ये मानव शरीर में पाए जाने वाले 5 प्रमुख रासायनिक तत्वों में से एक है। ये मानव शरीर की जैविक क्रियाओं में सहयोग करता है। पत्तेदार सब्जियां, केला, शलजम, बादाम, काजू इसके प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है स्टेट एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बी स्टेट एंड एनरोलमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, सी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, डी सिक्योरिटीज़ एंड एनरोलमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में प्रतिभूति और वित्त नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1992। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? ऑप्शन ए
काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी भूरी मिट्टी, डी दोमट मिट्टी। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उचित है। दोमट मिट्टी ज़्यादातर रेत और खाद का मिश्रण है। यह रेतीली के रूप में होती है। इसमें 40% सिल्ट, 20% चिकनी मिट्टी और शेष 40 बालू होता है। ठीक है। गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? दोमट मिट्टी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यूगोस्लाविया की राजधानी है। ऑप्शन ए पोलैंड, बी बेलग्रेड, सी नाइजीरिया, डी हंगरी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बेलग्रेड। यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड है। ठीक है। ये यूरोपीय देश है। यूगोस्लाविया यूरोपीय देश है। पोलैंड की राजधानी वारसा है। नाइजीरिया की राजधानी अंबुजा है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ठीक है दोस्तों, हंगरी की बुडापेस्ट, यूगोस्लाविया की बेलग्रेड, पोलैंड की वारसा और नाइजीरिया की अंबुजा राजधानी है। ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डियागो गार्सिया यहाँ स्थित है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी आर्कटिक महासागर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हिंद महासागर। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। डियागो गार्सिया एक उष्णकटिबंधीय पदचिह्न आकार का मूंगे का प्रवाल द्वीप है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा भाषा समूह से संबंधित है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रो एशियाई, बी हिंद और इंडो आर्यन, सी चीनी तिब्बती, डी द्राविड़। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रो एशियाई। मुंडा भाषा समूह ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है, जिसे भारत और बांग्लादेश के लगभग 1 करोड़ लोग बोलते हैं। ये ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की एक शाखा है। ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा भाषा समूह से संबंधित है। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रो एशियाई। भारत और बांग्लादेश के लोग इसे बोलते हैं, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना, डी नर्मदा। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमयांगुंड हिमनद से निकलकर हिमालय के समानांतर पश्चिम से पूरब बहती है। इसे तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्रा और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी भारत के बाहर इसका उद्गम स्रोत है, तिब्बत में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए आर वेंकट रमन, बी के आर नारायण, सी मोहम्मद हिदायतुल्लाह, डी फखरुद्दीन अली अहमद। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है फखरुद्दीन अली अहमद। भारत में 25 जून 1975 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में आपातकाल घोषित था। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन भारत में आपातकाल लागू करने की घोषणा की थी। ठीक है। तो उस टाइम पे फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977, 21 महीना। ठीक है, 21 मंथ ये राष्ट्रपति शासन लगा रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए अशोक चक्र, बी परमवीर चक्र, सी कीर्ति चक्र, डी वीर चक्र। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी परमवीर चक्र। भारत में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसकी शुरुआत 1947 में हुई। ठीक है,
इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1947 में हुई। परमवीर चक्र भारत में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, सीरिया की राजधानी है? ऑप्शन ए अलेप्पो, बी दमिश्क, सी होम्स, डी हमाह। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दमिश्क। सीरिया देश की राजधानी दमिश्क है। सीरिया दक्षिण पश्चिम एशिया का एक देश है। अगला प्रश्न है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है? ऑप्शन ए मुल्कराज आनंद, बी एडवर्ड मॉर्गन फास्टर, सी विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, डी इस्माइल मर्चेंट। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, इस्माइल मर्चेंट। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया नामक पुस्तक इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1946। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। और सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? खाली स्थान दिया हुआ है, रिक्त स्थान में क्या इसमें से क्या आएगा? ऑप्शन ए 11वीं अनुसूची, बी 4थी अनुसूची, सी 12वीं अनुसूची, डी 8वीं अनुसूची। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ 8वीं अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। कौन? 8वीं अनुसूची। ठीक है, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। पहले 14 भाषाएं थीं, अब 22 भाषाएं हैं, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा को लिया गया, कहाँ से लिया गया दोस्तों? ऑप्शन ए आयरिश संविधान, बी अमेरिकी संविधान, सी जर्मन संविधान, डी जापानी संविधान। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, आयरिश संविधान। भारतीय संविधान में आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व की अवधारणा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा संसद में मनोनीत सदस्य, ये सब आयरिश संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, बी ओडिसी, सी कथक, डी कुचिपुड़ी। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, कथक। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। ये भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों में 8 रूपों में से एक है। कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ है। ठीक है, इसका उद्भव कहाँ से हुआ है? कथा शब्द से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए फतेहपुर, बी मुजफ्फरनगर, सी मिर्ज़ापुर, डी मुरादाबाद। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये ज़िला रामगंगा नदी के तट पर है। मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है, इस तरह से इसे ब्रॉस सिटी या पीतल नगरी भी कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, पीतल नगरी मुरादाबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? ऑप्शन ए बिरहा, बी आल्हा, सी रसिया, डी लंगुरिया। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, आल्हा। आल्हा बुंदेलखंड का प्रमुख लोकप्रिय गीत है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, तथा पश्चिमी बिहार में गाया जाता है। लंगुरिया बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। लंगुरिया भी बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल, डी आंध्र प्रदेश। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, राजस्थान। उत्तर प्रदेश के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य राजस्थान है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य इस तरह हैं, जैसे उत्तर में नेपाल और उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूरब में छत्तीसगढ़ और पूरब में बिहार एवं झारखंड है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले राज्य हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? ऑप्शन ए मछली, बी गरुड़, सी मोर, डी गैंडा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मछली। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में मछली जानवर का चित्र है। उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह में नेवी ब्लू और रेड का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। उसके बाद दो मछलियों की आकृति बनी है जिसके नीचे उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा गया है। ठीक है, इसमें इनका कलर कौन सा है? लाल और नीला। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे, लाल और नीला। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का जो झंडा है, फ्लैग है, उसका कलर है। और उसका चिन्ह क्या है? जानवर चित्र कौन सा है? मछली है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए VR ललितांबिका, बी पॉल लिंच, सी रवीश कुमार, डी नीरज चोपड़ा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए VR ललितांबिका। दिसंबर 2023 में VR ललितांबिका को भारत के गगनयान मिशन के उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया दिसंबर 2023 में। ठीक है, 2023 दिसंबर। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तराखंड, डी केरल। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी केरल। दोस्तों, 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन केरल में किया गया। ये आयोजन आयुष मंत्रालय ने किया था। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बल में IDD कैंप बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए मनीषा पाढ़ी, बी जया वर्मा सिन्हा, सी अरुण केसरी, डी पल्लवी मिश्रा। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है मनीषा पाढ़ी। वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। ऑप्शन ए 44, बी 33, सी 52, डी 48। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 52। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या 52 है। ठीक है, स्वर है छोटा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ू ऊ, ऋण ए, ओ। ये 11 स्वर हैं। ठीक है, इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। इसमें ऑप्शन ए है, काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। बी काम वाली रोज़ आती है और काम करती है, रोज़ चली जाती है। सी काम वाली रोज़ आती है, काम करती है और चली जाती है। डी काम वाली रोज़ आती है, काम करती है और चली जाती है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, काम वाली रोज़ आती है, काम करती है और चली जाती है। शुद्ध विराम चिन्ह युक्त वाक्य में सही लगा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाकी ये गलत है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए मीठा, बी मधुर, सी चतुर, डी चतुर्य। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चतुर्य। चतुर्य संज्ञा शब्द है। शेष दिए गए तीनों विकल्प मीठा, मधुर, चतुर विशेषण हैं। मीठा, मधुर, चतुर ये विशेषण हैं। इनमें निर्मित संज्ञा इस प्रकार है, जैसे मिठास, मधुरता, चतुरता या चतुराई ये संज्ञा बन जाएंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है। ऑप्शन ए भोलानाथ तिवारी, बी हरदेव बाहरी, सी दीमशित्य, डी जॉर्ज ग्रियर्सन। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर दीमशित्य। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख डॉक्टर दीमशित्य ने किया था। ऐसे शब्द जो संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में काम करते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, कोई, सब, कुछ, कोई, कुछ, इच्छुक, कोई न कोई इत्यादि ये सब सर्वनाम स्वतंत्र रूप से संज्ञा अथवा मूल सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं। ऑप्शन ए 1, बी 4, सी 5, डी 3। इसमें कितने विशेषण हैं काला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य में। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है 3। काला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में 3 विशेषण हैं। अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय काला और सौंदर्य विशेषण या संज्ञा शब्द है। ठीक है, इसमें 3 विशेषण शब्द हैं, अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण कहते हैं, बी सर्वनाम कहते हैं, सी क्रिया कहते हैं, डी अपूर्ण क्रिया कहते हैं। इसमें करेक्ट आंसर है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों में या जिन शब्दों से कार्य का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप से धातु कहते हैं। मूल धातु के प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जैसे पढ़ धातु है, पढ़ना क्रिया है, ना लगा दे ये प्रत्यय है, दौड़ दौड़ना। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। ऑप्शन ए जूता, बी आज, सी भीतर, डी यहाँ। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है जूता। जूता शब्द अव्यय नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जबकि आज, भीतर, यहाँ अव्यय शब्द हैं। आज, भीतर, यहाँ ये तीनों अव्यय शब्द हैं। ठीक है, और अव्यय अभिविकारी शब्द हैं जिस पर लिंगवचन या कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अव्यय के 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इक्रांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन ए नदी, बी टोपी, सी उदासी, डी पहिया। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा पहिया। दोस्तों, पहिया इक्रांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। पहिया आक्रांत पुल्लिंग शब्द है, जबकि नदी, टोपी, उदासी इक्रांत संज्ञा स्त्रीलिंग है। नदी, उदासी, टोपी ये इक्रांत स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। ऑप्शन ए तलवार, तलवारें, बी चूहा, चूहे, सी थैला, थैले, डी मेहमान, मेहमानों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मेहमान, मेहमानों। वचन के आधार पर मेहमान, मेहमानों असंगत युग्म है, जबकि तलवार, तलवारें, चूहा, चूहे और थैला, थैले वचन के आधार पर संगत युग्म है। ठीक है, मेहमान, मेहमानों ये असंगत युग्म हो गया। अगला प्रश्न है, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दिए गए वाक्य में काल पहचानिए। ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, बी आसन्न भूतकाल, बी अपूर्ण भूतकाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूरी हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने मिठाई खाई, ठीक है, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, ये क्या हो जाएंगे, आसन्न भूतकाल। अगला प्रश्न है, मुझसे अब नहीं चला जाएगा इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। ऑप्शन ए कर्मवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्तव्यवाच्य।
कृत्यवाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, भाववाच्य। मुझसे अब नहीं चला जाएगा में भाववाच्य है। क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? ऑप्शन ए कर्म को, बी करण से, सी अधिकरण का, डी अपादान से। कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अधिकरण और का। ठीक है, कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से अधिकरण का शब्द युग्म असंगत है। इसका संगत शब्द युग्म अधिकरण में पर होगा। अन्य कारक और परसर्ग युग्म सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए आंसू, बी आँख, सी आशीष, डी अक्षर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अक्षर। अक्षर तत्सम शब्द है। ठीक है, अक्षर का तद्भव क्या होगा? आखर, आखर। ठीक है, ये इसका तद्भव होगा। ठीक है, आंसू का, आंसू जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा अश्रु। ठीक है, आशीष का आशीष तत्सम होगा आशीष। ठीक है, ये तत्सम होगा आशीष। ठीक है, आँख का क्या होगा? आँख का अच्छी होगा, तत्सम क्या होगा? अच्छी, ये तत्सम है। तो इनमें तीन जो शब्द हैं वो तद्भव हैं, आंसू, आँख, आशीष। ये तद्भव है। अक्षर क्या है? अक्षर तत्सम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए अपयश अनुशासन, बी प्रत्ययता अनुनादित, सी लबालब लापरवाह, सी पत्रकार वाहवाही। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, प्रत्ययता अनुनादित। प्रत्ययता में परी उपसर्ग, त्यक्त मूल शब्द तथा आ प्रत्यय है। ठीक है, अनुनादित में अनु उपसर्ग, नाद मूल शब्द तथा इति प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए ई, बा, बी का ली, सी का आली, डी का अली। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बंगाली शब्द में ई प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। प्रत्यय के वाक्यांश होते हैं जो मूल शब्द के पीछे जुड़े होते हैं तथा शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, बंगाली शब्द में ई शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए। उत्साह का विलोम इसमें चयन करना है। ऑप्शन ए बित्साह, बी निरुत्साह, डी हतुत्साह, डी प्रत्ययसाह। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, निरुत्साह। ठीक है, निरुत्साह, जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए में रेखांकित शब्द उत्साह का सही विलोम निरुत्साह होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमृत का विलोम है? ऑप्शन ए अर्क, बी पीयूष, सी मधुर, डी विष। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, अमृत का विलोम शब्द विष होगा। ठीक है, मधुर का विलोम कटु। ठीक है, पीयूष का क्या होगा? पीयूष का विष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामू बेहद गरीब है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। गरीब का पर्यायवाची इसमें चयन करना है। ऑप्शन ए निरसार, बी निर्धन, डी निर्बाध, डी निर्बद्ध। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, निर्धन। गरीब का पर्यायवाची शब्द निर्धन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्पणा शब्द का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए औरत, बी देवांगना, सी आराधना, डी पार्वती। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पार्वती। अर्पणा का पर्यायवाची क्या होगा? पार्वती होगा। ठीक है, अर्पणा के और भी पर्यायवाची शब्द हैं जैसे गौरी, गिरजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी। ठीक है,
और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आँख में अंजन, दांत में मंजन वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए रात, बी काजल, सी लेप, डी माया। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी काजल। अंजन शब्द काजल अर्थ को व्यक्त करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समश्रुत शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कंधा हिस्सा, बी दर्शन दसन दर्शन, बी दमन दामन, डी भौरा सखी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भौरा सखी। ठीक है, समश्रुत शब्द अली आली, अली अली, इसका क्या होगा? भौरा सखी, अंश अंश। ठीक है, कंधा हिस्सा, इसका होगा कंधा हिस्सा, अंश अंश। दमन दामन, दबाना साड़ी का किनारा। ठीक है, दबाना साड़ी का किनारा। दसन दर्शन, दांत देखना, इसका होगा दांत देखना। लेकिन भौरा सखी, इसका होगा अली अली। ठीक है, इसका सही अर्थ है भौरा सखी दिए गए शब्द में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा? ऑप्शन ए अस्ताचल, बी यमुनोत्री, सी गंगोत्री, डी उदयांचल। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा यमुनोत्री। वो स्थान जहाँ से यमुना निकलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द यमुनोत्री होगा। ठीक है, और गंगोत्री पर्वत, गंगोत्री जहाँ से गंगा नदी का उद्गम स्रोत है, जहाँ से गंगा नदी निकलती है उसे गंगोत्री कहते हैं। ठीक है, पर्वत के पीछे से सूर्य का उदय होना उदयांचल कहलाते हैं। पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होना अस्ताचल। ठीक है, इसके पीछे सूर्य अस्त होता है, इसके पीछे से सूर्य का उदय होता है। ठीक है, उदयांचल अस्ताचल। अगला प्रश्न है, बिना देखरेख का जानवर वाक्यांश के लिए एक शब्द? ए पालतू, बी जंगली, सी अनेर, डी खूंखार। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अनेर। बिना देखरेख का जानवर वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा अनेर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? ऑप्शन ए उसी वर्ग का तृतीय वर्ण, बी उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण चरम पंचम वर्ण, सी उसी वर्ण का चतुर्वर्ण, डी उसी वर्ग का प्रथम वर्ण। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण। संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस युग में अशुद्धि है? ऑप्शन ए दाल रोटी द्वंद्व समास, बी सतसई द्विगु समास, सी आजन्म अव्ययी समास, डी प्रतिवर्ष कर्मधारय समास। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रतिवर्ष कर्मधारय समास। प्रतिवर्ष कर्मधारय समास में अशुद्धि है, प्रतिवर्ष में अव्ययी समास का है ना कि कर्मधारय। अव्ययी भाव समास में प्रथम शब्द अव्यय होता है तथा उसका अर्थ प्रधान होता है, जैसे प्रतिवर्ष, हर वर्ष, आजन्म, जन्म से, बेकाम, बिना काम के, बेलगाम, बिना लगाम के। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है प्रतिवर्ष कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? ऑप्शन ए महादेवी छायावादी कवयित्री हैं, बी आप जब भी आप जाओ आओ मुझे मिलें, सी आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, डी रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। ठीक है, ये इसमें शुद्ध वाक्य है, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, ये शुद्ध वाक्य है। महादेवी छायावादी कवयित्री हैं, अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध क्या होगा? महादेवी छायावादी
छायावादी कवयित्री हैं। ठीक है। दूसरा है जब भी आप जाओ मुझे मिलें, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? जब आएँ तो मुझसे मिलें, ये शुद्ध हो जाएगा। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, ये अशुद्ध है, लेकिन इसका शुद्ध क्या होगा? शुद्ध वाक्य होगा आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। ठीक है। तो इसमें सही है रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। अगला प्रश्न है विभाव के दो प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन ए आलंबन उद्दीपन, बी स्थायी संचारी, सी अनुभाव स्थायी, डी आलंबन संचारी। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है आलंबन उद्दीपन। विभाव के जो व्यक्ति विभाव पदार्थ अथवा बाह्य विकार और व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक करता है उन धारकों को विभाव कहा जाता है। इस दो भेद हैं इसके, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। ठीक है। इसके कितने भेद हैं? दो भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। अगला प्रश्न है कमला में कौन सा गण रूप है? ऑप्शन ए जगण, बी रगण, सी मगण, डी सगण। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है सगण। कमला में सगण गण रूप है। वर्णिक छंदों में गणना गण में कर्मानुसार की जाती है। 3 वर्णों का एक गण होता है। गणों की संख्या 8 होती है, जैसे यगण, मगण, सगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। गणों को निम्न सूत्र से पहचाना जाता है। कमला में सगण गण रूप है जिसमें 2 लघु और 1 गुरु वर्ण है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी उपमा अलंकार, डी यमक अलंकार। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है अनुप्रास अलंकार। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। जहाँ वर्गों की बार बार आवृत्ति होने से चमत्कार उत्पन्न हो जाए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है काव्य रीति के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 8, डी 3। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है 3। किसी भी काव्य की रचना के लिए कवि द्वारा जिस शैली का प्रयोग किया जाता है उसे काव्य रीति कहते हैं। रीति संप्रदान के प्रवर्तक आचार्य वामन रीति को काव्य की आत्मा माना जाता है। इनके अनुसार काव्य रीति के 3 भेद हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली। ठीक है। 3 भेद कौन कौन से हैं? एक है वैदर्भी, ठीक है, पंचाली, और तीसरा कौन सा है दोस्तों? गौड़ी। इसके 3 भेद हैं, 1, 2, 3। ठीक है, ये याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है होनहार बिरबान के होते चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए होनहार व्यक्ति सदा दिखावा करता है, बी होनहार व्यक्ति हमेशा दूसरों को के दोष निकालता है, सी होनहार व्यक्ति बहुत ही परिश्रम करता है, डी होनहार व्यक्ति की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है होनहार व्यक्ति की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। लोकोक्ति होनहार बिरबान के हो चिकने पात का अर्थ यही होगा, होनहार व्यक्ति की प्रतिभा बचपन में दिखाई दे जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए बिल्ली को सजाना, बी बिल्ली घंटी सुनने के मज़े लेना, सी अपने को संकट में डालना, डी बिल्ली को क्रोधित करना। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अपने को संकट में डालना। बिल्ली के गले में घंटी बांधने का अर्थ होगा अपने को संकट में डालना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्र, सांस्कृतिक और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाइयाँ हैं? राष्ट्र, सांस्कृतिक और विरासत क्रमशः कौन सी वर्णिक इकाइयाँ हैं, व्याकरणिक इकाइयाँ हैं? इसमें ऑप्शन ए है संज्ञा विशेषण और विशेषण, बी विशेषण संज्ञा और संज्ञा, सी संज्ञा संज्ञा और संज्ञा, डी संज्ञा विशेषण और संज्ञा। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है संज्ञा विशेषण और संज्ञा। ठीक है।
राष्ट्र, संस्कृति और विरासत में क्रमशः संज्ञा, विशेषण और संज्ञा व्याकरणिक इकाइयाँ हैं। ठीक है, तो राष्ट्र क्या है? संज्ञा है। सांस्कृतिक, विशेषण और विरासत ये संज्ञा। ठीक है, ये ऐसे समझिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है? ऑप्शन ए अयादि संधि, बी पूर्व रूप संधि, सी विसर्ग संधि, डी हल संधि। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि करेक्ट आंसर है। अंतर्विरोध शब्द में विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे अंता प्लस विरोध, अंतर्विरोध। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? ऑप्शन ए जब व्यक्ति राष्ट्रीयता को स्व से ऊपर रखकर सोचता है, बी जब व्यक्ति राजनेताओं के भाषणों से प्रभावित होकर विवेकपूर्ण उनको वोट देता है, सी जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है, डी जब राजनेता जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वायदे करते हैं। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है तब व्यक्ति की दृष्टि संकुचित हो जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? ऑप्शन ए धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ भेदभावों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दें, बी हम अपनी जाति, संप्रदाय और बिरादरी के उत्थान का ध्यान रखते हुए मतदान करें, सी सभी राजनेता एक जैसे होते हैं इसलिए किसी को भी वोट नहीं दें, डी हम नेताओं के भाषण को बिल्कुल भी नहीं सुने और अपनी इच्छानुसार किसी नेता को वोट दें। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है ऑप्शन ए धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दें। ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग हमारे चैनल पर नए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।